नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो मुद्दा अपने आप में ये कह रहा है कि जो एक मुहावरा बार बार आप सुनते होंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ वही साबित करने वाला ये मुद्दा है। और एक बड़ी चीज ये है कि इस मुद्दे के लिए, जो पूरा इस मामले को समझने के लिए, इस मुद्दे पर पूरी विस्तृत बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्स हैं, उन्होंने इस चोर की दाढ़ी में तिनका वाले साहब का पूरा इतिहास खंगाला है। एक पूरा इतिहास जो उनके पुरखों का था, विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में। और आज हम उस पुस्तक के रेफरेंस के साथ इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे की बात करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसमें राहुल गांधी ने कहीं नाम नहीं लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का, लेकिन अब वो मैदान में कूदे हैं ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से। डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, मैं सीधे सीधे इस सवाल पे ही आ जाऊं कि राहुल गांधी ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई जिक्र ही नहीं किया, कहीं उनका नाम नहीं लिया, उसके बावजूद भी इनको ये मिर्ची क्यों लगी? राहुल ने जो बात कही है उसमें बहुत सीधी सी बात है कि आजादी के पहले सारे अधिकार राजाओं के होते थे, पिछड़े और दलितों का क्या अधिकार होता था। एक तो जरा पहले आपसे इतिहास का वो सच सुन लें, फिर आपके पुस्तक के हवाले से और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आज सवाल के माध्यम से मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा, अपने दर्शकों के लिए उसको और ज्यादा, उसको जो है वो विस्तार पूर्वक, जो हमारे लिए भी काम का होगा और दर्शकों के लिए भी काम का होगा, और इनका सच सामने लाने के लिए। देखिए आरपी जी, कल राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कुल मिलाकर दो वाक्य ऐसे कहे जिसमें पहला शब्द तो ये था कि आजादी से पहले गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के अधिकार नहीं थे, तब राजा महाराजाओं के अधिकार थे। बदलाव आया आजादी के दिन से। इतनी सी बात, इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा राहुल गांधी। आजादी से पहले जब राजतंत्र हुआ करते थे, देश भर में रियासतें थी, राजा थे, नवाब थे, इन सब लोगों के पास अधिकार थे, नागरिकों का कोई अधिकार नहीं था। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक बात नहीं कही, किसी पर आरोप नहीं है, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। और ये अकेले भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां राजतंत्र होते थे वहां लोगों के, नागरिकों के अधिकार नहीं थे। मैग्ना कार्टा 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ, पहली बार नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुई इंग्लैंड में। तब से लेकर फिर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। तो जहां जहां राजतंत्र थे वहां राजा के दैवीय अधिकार का सिद्धांत काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। वही राहुल गांधी ने कहा है। आजादी के बाद से सब लोग बराबर हो गए, संविधान बना, संविधान ने हर नागरिक को बराबर माना, न कोई राजा न कोई प्रजा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न छोटा न बड़ा, धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र सब एक तरफ रखकर सबको बराबर कर दिया। अब आते हैं इस सवाल पर कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को तकलीफ क्यों हुई? उन्होंने क्यों ये मान लिया कि बात उनकी हो रही? 543 राजे रजवाड़े थे आजादी से पहले, कुछ अच्छे भी थे, कुछ दूसरे तरह के भी थे। बहुत से राजा, बहुत से नवाब, जागीरदार, जमींदार, लोगों का भला करने वाले भी थे। लेकिन 2, 4, 6, 8 के नाम पर आप बाकी सबकी गलतियों, बाकी सबके अत्याचारों, विसंगतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्वीट में 3 उदाहरण दिए कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव ने अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की थी। बिल्कुल की थी, ऐतिहासिक तथ्य है, कोई इनकार नहीं कर सकता। साहू जी महाराज का उन्होंने जिक्र किया, फिर अपने माधव महाराज प्रथम का जिक्र किया है कि इन लोगों ने शिक्षा के लिए ये व्यवस्था की थी, साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया। तो क्या सिर्फ 3 राज परिवारों के अच्छे कामों के चलते बाकी के जो सैकड़ों राज परिवार थे, जो लोगों पर अत्याचार करते थे, नागरिकों पर अत्याचार करते थे, उनके अत्याचारों को भुला दिया जाए? वो जो असमानता उन राज परिवारों के समय थी उसको खारिज कर दिया जाए? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में पता नहीं कौन सी पीड़ा है कि वे राहुल गांधी या कांग्रेस के इस तरह के किसी भी बयान पर खुद होकर
जवाब देने लगते हैं और गिर जाते हैं। अब क्या फायदा हुआ, उल्टे बांस बरेली लग गए। पवन खेड़ा ने प्रीवी पर्स की याद दिला दी है। जब देश आजाद हुआ राम प्रकाश जी, तो जब रियासतों का विलय हुआ, तो विलय करते समय रियासतों के राजाओं से, महाराजाओं से भारत सरकार ने जो संधि की एक तरह से, उसमें राजे रजवाड़ों को भारत सरकार ने जेब खर्च, पॉकेट मनी, जैसे प्रीवे पर्स कहा जाता है, वो देने का वादा किया था। 1950 से 1971 तक सिंधिया राजघराना भी ये प्रीवी पर्स हासिल कर रहा। 25 लाख रुपए का प्रीवी पर्स था। आप कल्पना करके देख लीजिए, अगर 1971 में इंदिरा गांधी ने ये प्रीवी पर्स बंद नहीं किया होता, तो आज कितने लाख करोड़ रुपए मिल रहे होते, करोड़ों रुपए मिल रहे होते। और 50 से लेके 71 तक कितने रुपए ले चुके आप जेब खर्च के नाम पर। 26वां संविधान संशोधन करके प्रीवी पर्स बंद किए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बचना चाहिए ऐसी चीजों से। शायद भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर रखा है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको ही सबसे आगे फ्रंट में रखना है, राहुल या कांग्रेस की आलोचना करते हैं। और वे नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है उस रूप में ऐसे ही लोग कांग्रेस को सबसे ज्यादा कोसते हैं, जो खुद 20-20 साल कांग्रेस में रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 साल कांग्रेस में रहे, 4 बार सांसद रहे, 2 बार यूपीए सरकारों में मंत्री रहे। जी बिल्कुल। सर, आपकी जो पुस्तक है सिंधिया और 1857, जरा हम उसके हवाले से समझना चाहते हैं कि इन राजाओं के न्याय का इतिहास क्या था। इन राजाओं के न्याय का ऐसा कौन सा इतिहास था जिसको लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज होकर के इस मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस समय सारे न्याय, सारे अधिकार जो है सबको मिले हुए थे। हर घर में हर घर में सुख बराबर था। राजे रजवाड़े और ये सारे लोग, वंचित तबके के लोग, दलित समाज के लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते रहे हों। वो तो कुछ इसी तरीके की बात बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरी किताब का आपने जिक्र किया है, सिंधिया और 1857, असल में मेरी किताब पूरे सिंधिया राजघराने के उद्भव से लेकर विकास और 1857 की क्रांति तक, उसके बाद भी जो 1857 के बाद भी जो जयाजी राव के बाद आजादी के समय तक जीवाजी राव तक का उसमें जिक्र है। लेकिन जैसा राजतंत्र उस समय था, जैसे बाकी रजवाड़े थे, जैसी सामाजिक व्यवस्था थी, उससे सिंधिया घराना कुछ अलग नहीं। ऐसा नहीं था कि सिंधिया राजघराने के समय में लोकतंत्र आ गया था। ठीक है, सिंधिया घराना बहुत प्रोग्रेसिव था उस समय के हिसाब से, खासतौर से उस तरह के विकास कार्य करने में। उन्होंने बांध बनवाए, सड़कें बनवाई, उस समय ट्रेन चलवाई, उनके पानी के जहाज चलते थे। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिंधिया घराने के समय राजतंत्र था ग्वालियर रियासत में। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त सब बराबर थे, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इन सबको बराबर के हक मिले हुए थे, सवर्ण हो या उच्च वर्ग के बराबर। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिंधिया राजघराने की भूमिका पर प्रश्न सबसे ज्यादा उठता है 1857 की क्रांति के समय। जयाजी राव सिंधिया उस वक्त महाराजा थे। मैंने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ अपनी किताब में बताया है कि क्रांति के समय उनकी भूमिका अंग्रेजों के साथ देने वाले की थी। एक एक लाइन, एक एक बात रिकॉर्ड के आधार पर दी है, दस्तावेजी प्रमाणों के साथ मैंने लिखी है। पर इसका प्रमाण ये भी है कि क्रांति के बाद सिंधिया राजघराने को अंग्रेजों ने जो सम्मान दिया, उसके अनेक उदाहरण। क्रांति के बाद आगरा में दरबार बैठा था लॉर्ड कैनिंग का, तमाम राजे रजवाड़े आए थे, जयाजी राव सिंधिया बगल में बैठे थे। बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। इतनी सारी उपाधियां सिंधिया राजघराने को जितनी उस वक्त किसी भी देसी राजा को नहीं मिली, सब अंग्रेजों की दी हुई। यहां तक कि माधव महाराज प्रथम, जिनका उन्होंने उल्लेख किया, उनकी जब संतानें हुई, एक बेटी एक बेटा, उनके नामकरण अंग्रेजों के राजघराने के नामों पर किए गए। बाकायदा इसके लिए इजाजत मांगी, चिट्ठी लिखी गई थी, इजाजत ली गई कि जॉर्ज नाम रखना है बेटे का, तो जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया। मैरी कमला राजे, जो ब्रिटेन के राजकुमार और राजा और
महारानी थी, उनके नाम पर नाम रखे गए। वो इतिहास में दर्ज तथ्य। मैं नहीं कहता कि 100 साल पहले जो कुछ हुआ उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार है, कभी नहीं कहता। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव महाराज प्रथम के शिक्षा के लिए किए गए कामों का श्रेय लेंगे तो जयाजीराव सिंधिया की गद्दारी का श्रेय कौन ले? उसकी तोहमत किसके सर जाएगी? उसे भी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसी बातें करेंगे, जितना अपने राजघराने या तत्कालीन राजघरानों की ठकुर सुहाती करने की कोशिश करेंगे, उतना ही इतिहास में से ऐसे ऐसे तथ्य सामने निकल कर आएंगे जिनका जवाब देते नहीं बनेगा सिंधिया। डॉक्टर राकेश, जो आपने चूंकि जिक्र ही कर दिया माधव जी का, कि जो उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, उसका सच भी जरा जान लें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना काम किया था उन्होंने। क्योंकि आज जो सिंधिया स्कूल और ये सब जो दिखता है वो तो भारत के चंद महंगे स्कूलों में से एक आता है। तो उस समय की शिक्षा प्रणाली को लेकर के क्या इन्होंने नया किया था, रोजगार के लिए जो दावे ज्योतिरादित्य कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उस समय इस तरह के रोजगार तो होते नहीं थे जैसे आज सरकारी तंत्र में होते हैं। राजाओं के कामकाज कौन से होते थे? अपने महल बनवाना, गढ़ी बनवाना, अपनी सुख सुविधाओं की चीजें बनवाना। लेकिन नागरिकों की सुविधा की चीजें भी कई राजघराने ऐसे थे जिन्होंने काम किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके लिए कह रहे हैं माधव महाराज प्रथम के लिए, वो दावा बिल्कुल सही है। उन्होंने बहुत काम किए थे, स्कूल कॉलेज भी उस समय बने थे। यहां तक कि आजादी के बाद भी जीवाजीराव सिंधिया ने जीवाजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए ग्वालियर, मैं भी उसी का विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ा हूँ जीवाजी विश्वविद्यालय। जीवाजी विश्वविद्यालय को बनाने के लिए उस वक्त शायद 10 लाख रुपए दिए थे और करीब करीब 20 एकड़ जमीन अपनी तरफ से दी थी। तो माधव महाराज के समय जो काम हुए थे उससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन 1857 की क्रांति में जो हुआ वो स्वीकार करें, और सन 2020 में, अब से मात्र 4 साल 5 साल पहले, खुद आपने जो किया है, जिस पार्टी से आपके पिता आजीवन सांसद और मंत्री रहे, जिस पार्टी में आपकी दादी 1967 तक रही, सांसद रही, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, जिस पार्टी में आपके पिता की मृत्यु के बाद आपने दाखिला लिया, 4 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के संयोजक रहे, महाराष्ट्र की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, लोकसभा में चीफ व्हिप रहे। जिस पार्टी में रहते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को ISI सर्टिफाइड पार्टी कहते थे, जिस पार्टी में रहते हुए आप नरेंद्र मोदी को फेलियर बताते थे, जीरो बताते थे, पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने वाला बताते थे, जिस पार्टी में रहकर आप ये दावा करते थे कि नरेंद्र मोदी सुन लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता गर्दन कटवा लेगा, आपके सामने झुकेगा नहीं, आज उसी नरेंद्र मोदी, उसी बीजेपी में जाकर आप अपनी उस पार्टी को कोस रहे हैं जिसमें आप 20 साल थे। ये सवाल तो पूछा जाएगा, ये सवाल तो बीवी श्रीनिवास पूछेंगे ही कि ये वही राहुल गांधी है जिनकी प्लेट में से चुरा कर आपने न जाने कितने साल समोसा खाया। ये बीवी श्रीनिवास का ट्वीट है आज का, उस फोटो के साथ कि पीछे से हाथ आगे बढ़ाकर समोसा उठा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजनीति अपनी जगह है, आप आज दूसरे दल में हैं, उतना भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कांग्रेस ने आरक्षण नहीं दिया, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, तब तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। इतिहास आप भी पढ़ लीजिए, इस देश को आरक्षण देने वाली, संविधान देने वाली तो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें आप खुद थे 5 साल पहले। तो मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट राम प्रकाश जी बूमरैंग कर गया, अब उनकी छाती पर तीर की तरह लगा है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज और समझा दें जरा। सयाजीराव गायकवाड़ का जिक्र करके क्या ज्योतिरादित्य ने जो है वो 1857 की उसी गद्दारी को छिपाने की कोशिश की है? क्योंकि राहुल ने जहां से बोला वो अंबेडकर की जन्मस्थली थी, और अंबेडकर के ही शिक्षा का हवाला भी ज्योतिरादित्य ने दिया। देखिए, उससे तो ढकने वाला नहीं है, ये पर्दादारी से काम नहीं चलेगा। सयाजीराव गायकवाड़ ने किया, ये तो खुद अंबेडकर मानते थे।
उसमें सिंधिया घराने का क्या योगदान, आपका क्या योगदान। और मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत से राजघराने ऐसे थे जो आजादी की लड़ाई में भी कूदे थे। महारानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे, न जाने कितने ऐसे राजे रजवाड़े थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है, लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, जिन्होंने प्रजा को दोयम दर्जे का बनाकर रखा, उनकी बात तो होगी। सिर्फ गायकवाड़ जी का नाम लेने से 1857 की क्रांति के समय जयाजी राव सिंधिया की भूमिका शून्य तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह कायम रहेगी ना। बाकी भी सयाजीराव गायकवाड़ के क्षेत्र में, उनके राजघराने की, उनकी रियासत के क्षेत्र में क्या लोकतंत्र था? क्या वहां सभी नागरिक बराबर के अधिकार के साथ जीते थे? क्या वहां दलितों को कुएं से पानी भरने की इजाजत थी? क्या नदी के उन घाटों से दलित पानी भर सकते थे? गायकवाड़ राजघराने में भोंसले के या सिंधिया, होलकर, कौन से राजा रजवाड़ों के समय पूरे देश के नागरिक समान थे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी तो यही है ना कि लोकतंत्र ने हम सबको बराबर का बनाया। कुछ राजे रजवाड़ों को पीड़ा ही इस बात की है कि लोकतंत्र आने से वे राजा नहीं रहे, उन्हें हाथ जोड़ना पड़ते हैं एक एक वोट के लिए, अपने महलों से निकलना पड़ता है, 200 कमरों के राजमहलों से निकलकर वोट मांगने पड़ते हैं। राहुल गांधी को भी मांगने पड़ते हैं, सोनिया गांधी को भी वोट मांगने पड़ते हैं, नरेंद्र मोदी को भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जयपुर के महाराजा कर्नल भवानी सिंह को। हर व्यक्ति इस लोकतंत्र में बराबर है। यही असली पीड़ा है जो राज परिवारों से आए हैं, राजकीय परंपराओं से, राजसी परंपराओं से आए हैं। उन्हें लगता है कि कल तक ये जो सामने खड़े लोग हैं, हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, अब हमें इनसे हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ता है। कहीं भी कोई व्यक्ति सड़क पर रोक लेता है, महाराज हमारी सुनना पड़ती है। कहने को भले आज भी महाराज कहलाते हो, लेकिन मंच से कहना पड़ता है कि नहीं, हम तो प्रजा हैं, हम तो नागरिक हैं आपके बराबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कम से कम समझ में आना चाहिए, इतना एहतियात बरतना चाहिए कि कम से कम राजे रजवाड़ों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कुछ कहा है। हो सकता है उतना सा एक वाक्य पूरे देश की निगाह में भी नहीं आता, अनसुना सा रह जाता कि राहुल गांधी ने क्या कहा, लेकिन सिंधिया जी ने ट्वीट करके अब पूरे मुद्दे को देश के सामने ला दिया। अब लोग बार बार हमें और आपको सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं आरपी राय साहब क्या कह रहे हैं। अब तमाम चैनलों पर बहसें हो रही हैं, ट्विटर में लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या किया था राजघरानों ने उस वक्त, कैसे कैसे अत्याचार हुए राजघरानों के समय। और अगर राजतंत्र इतनी ही अच्छी चीज होती है तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके राजतंत्र समाप्त नहीं होता। राजशाहियां, राजतंत्र खत्म ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उन राजतंत्रों ने मनुष्य को बराबरी का अधिकार नहीं। जी सर, इसको ये जो पूरा ट्वीट है, अभी मैं जरा दो तस्वीरों का मामला उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं जरा एक चीज आपसे पूछ लूं। ये जो पूरा ट्वीट है ज्योतिरादित्य का, इसको केवल राहुल गांधी ने जो कहा उसके जवाब में देखा जाए, या फिर राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सारी चीजें छोड़ करके ज्योतिरादित्य का जाना और उसके बाद आज राहुल गांधी का सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के लगातार चोट करना और उस चोट से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना, उस पर प्रतिक्रिया के स्वरूप में देखा जाए इसको? देखिए, मूल में तो वही है, क्योंकि राहुल गांधी अब सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात कर रही है, राहुल गांधी ने मऊ में भी कहा कि हम आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ देंगे। लगातार वे दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं दलित हैं। ये सारी गतिविधियां कुल मिलाकर बीजेपी को परेशान करती हैं। संविधान को लेकर बीजेपी का और आरक्षण को लेकर बीजेपी का और उनके नेताओं का जो रवैया है, वो देश में लगातार ये संदेश दे रहा है कि बीजेपी को अगर सचमुच में 400 सीटें मिल जाती तो ये संविधान बदल देते, ये आरक्षण को भी खत्म कर सकते थे। और हर बार संयोग से बीजेपी के नेता खुद ही अवसर दे देते हैं कि विपक्ष का यह आरोप सिद्ध हो जाए। जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश सचिव है, नौकाबेन पटेल, उन्होंने कह दिया कि
आरक्षण तो माथा दर्द बन गया, सिरदर्द बन गया है। हम राजनीतिक कारणों से मजबूर होकर इसे खत्म नहीं कर पा रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कम से कम 6 प्रत्याशियों ने, जो वर्तमान सांसद थे, कुछ भूतपूर्व सांसद थे, तो चुनाव लड़ रहे। उन्होंने कहा 400 सीटें दिलवा संविधान बदल देंगे। अयोध्या फैजाबाद वाले लल्लू सिंह 2 बार के सांसद थे, उन्होंने भी यही कहा था, चुनाव हार गए। तो मुझे लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस की जो आरक्षण, संविधान और अंबेडकर को लेकर जो लड़ाई कांग्रेस ने छेड़ रखी है, उसका जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गलत आदमी को आगे बढ़ाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से संविधान और आरक्षण जैसी बातें सुहा नहीं रही। किसी और को आगे करती बीजेपी तो शायद बात सुनी जाती। 2 तस्वीरें हैं हमारे पास, जरा दिखाइए। एक तस्वीर जिसका आपने जिक्र किया था, जरा वो तस्वीर दिखाइए। नहीं, पहले वाली तस्वीर दिखाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, एक तस्वीर ये है जिसका आपने पहले जिक्र किया, और दूसरी तस्वीर जो अभी दिखाई जा रही थी, एक बार फिर से दिखाइए। ये तस्वीर है सर। ये अंतर जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए सर कि ये अंतर क्या है और क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्यों जो है वो मिर्ची लगी है। देखिए, इन दोनों तस्वीरों में बहुत अंतर है। कुछ और तस्वीरें भी मेरे पास हैं, अब चूंकि बहुत सारी सारी तस्वीरें आपके पास भी होंगी। शुरुआत वाली तस्वीर आपको बताता हूँ। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत छोटे थे, 7-8 साल के होंगे, तब की एक तस्वीर है। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ बैठे, पीछे माधवराव सिंधिया, उनके पिता और उनकी मां माधवी राजे बैठी खड़ी हुई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचपन इंदिरा गांधी के आंगन में बीता है। फिर जब उनके पिता का देहांत हो गया, उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में प्रवेश किया, उसकी एक तस्वीर है। तब वे सोनिया गांधी के साथ सोफे पर बैठे हैं, पीछे 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्री खड़े, श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और दिग्विजय सिंह। प्रदेश अध्यक्ष खड़े हुए हैं, राधा किशन मालवीय। ये तो 2 तस्वीरें तब की हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद भी नहीं बने। सांसद बनने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ अनगिनत तस्वीरें हैं, जिसमें जिस बेतकल्लुफी के साथ ये लोग एक दूसरे के साथ हमकदम होते थे। संसद परिसर में दोनों एक जैसी पफर जैकेट पहने हुए, अगर ग्रीन जैकेट राहुल गांधी पहने तो ग्रीन ज्योतिरादित्य सिंधिया पहने, राहुल ने ब्लू पहनी है तो उन्होंने ब्लू पहनी। संसद में हंसी ठट्ठा करते हुए 2 जिगरी दोस्त हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तो राहुल गांधी ने सिर्फ एक लाइन का बयान दिया कि वे एकमात्र व्यक्ति थे जिनके लिए हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो लोकतंत्र का परिचय है। अब ये तस्वीर भी बताती है कि लोकतंत्र इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश के गृह मंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ा है, क्योंकि वो गृह मंत्री, क्योंकि अब आप उनकी पार्टी में दल बदल करके वहां पहुंच गए। सोनिया गांधी राहुल गांधी के सामने इस तरह हाथ पीछे बांधकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उनके पूरे खानदान को नहीं खड़े होना पड़ता। ये तस्वीर दर्शक अच्छी तरह देख लें कि दल बदल के बाद सिंधिया जी की अब क्या हैसियत है बीजेपी में, और कांग्रेस में वे किस हैसियत में। जब वे कांग्रेस में थे, जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ, अपनी सगी बहन के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से दोनों महासचिवों को उत्तर प्रदेश का आधा प्रभार सौंपा 2019 के लोकसभा चुनाव में। आधा उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के पास, आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। एआईसीसी मुख्यालय में दोनों महासचिवों का जो कमरा था वो कॉमन था। एक ही कमरे में नेम प्लेट लगी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया महासचिव, प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव। कमरे में जब आप अंदर जाएंगे तो 2 टेबलें लगी थी, एक साथ बैठते। ये सम्मान था ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस। और अंतिम बात, जब तक वे कांग्रेस में थे, वे बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, लिखते थे, ट्वीट करते थे, चाहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ करें, अमित शाह के खिलाफ या शिवराज सिंह को, वे खून से सने हुए हाथों वाला नेता बताते। सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक शब्द कोई उनके खिलाफ नहीं लिखता। लेकिन जिस दिन से वे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनका पूरा सोशल मीडिया का जो
तंत्र है, उनके जो जितने हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, सब पर उन्हें दिन रात ट्रोल किया जाता है। उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जैसे कल से अब तक सुनना पड़ता है। बिल्कुल। फर्क होता है जब आप अपने उसूलों से अलग होते हैं, जब आप सत्ता के स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देते हैं, जब आप समझौता करते हैं उन लोगों से जिन्हें ISI सर्टिफाइड बता रहे थे, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस है AICC मुख्यालय में दिल्ली में, कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो ISI से सर्टिफाइड है। आज आप उसी पार्टी में पहुंच गए सिर्फ इसलिए कि आपको मंत्री बनना था। तो जब आप ऐसी सिद्धांतहीन राजनीति करेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। इसका कोई चारा आज की तारीख में सिंधिया जी के पास नहीं। हम जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं उस पर भी जब आप जाकर के प्रतिक्रियाएं पढ़ेंगे तो प्रतिक्रियाएं जो है वो दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हमने आगे दिखाया नहीं है। और निश्चित तौर पे जो है राम प्रकाश जी, उस प्रतिक्रिया में उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर तीसरे चौथे नंबर पर ये वाला वीडियो है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि बीजेपी ISI सर्टिफाइड पार्टी है। ये हालत है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश पाठक, आपने बहुत विस्तार पूर्वक इस चीज को समझाया और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। क्योंकि ये इसलिए जरूरी था, बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इसलिए जरूरी था कि एक व्यक्ति जो कल था, जहां से वो शुरू हुआ और जहां तक आज पहुंचा है, जिस व्यक्ति के पूरे परिवार का ही सारा योगदान रहा हो, उसको लेकर के उसकी मानसिकता कितनी तेज बदली है और वो क्या दिखाती है, उसकी बानगी वो दो आखिरी तस्वीरें थी जिनका हमने दिखाया। और इसीलिए हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था उन दोनों तस्वीरों को आपसे समझ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।